नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 9, संगठनात्मक मनोविज्ञान। आज का हमारा मुद्दा है कार्य प्रेरणा का सिद्धांत। इस चैप्टर के 5वें वीडियो में हमने कर्मचारियों की पसंदगी और पसंदगी के तरीकों की बात की थी, यानी कि कर्मचारियों की पसंदगी के लिए कौन कौन सी पद्धतियां उपयोग में ली जाती हैं। अगर उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति की पसंदगी की जाए तो कर्मचारी संगठन को ज्यादा लाभ दे सकता है, क्योंकि उचित व्यक्ति की अगर पसंदगी की जाती है तो उसमें कार्य कुशलता होती है और इसीलिए वह ज्यादा उत्पादन कर सकता है और संगठन भी कर्मचारी से संतुष्ट रहता है। किसी भी संगठन में कर्मचारी अपने व्यवसाय में संतोषजनक रूप में कार्य कर सके, उसके लिए कुछ प्रेरणात्मक घटक जरूरी होते हैं, जिनकी समझ हम आज प्राप्त करेंगे। क्योंकि कौन से ऐसे घटक हैं जिससे व्यक्ति को कार्य संतोष मिलता है, और अगर व्यक्ति को कार्य संतोष मिलता है तो उसको और अच्छा और ज्यादा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, और इसीलिए ऐसे घटकों के बारे में हम जाने यह आवश्यक है। क्योंकि संगठन में काम कर रहे कर्मचारियों को अगर कार्य संतोष प्राप्त न हो या वातावरण अनुकूल न हो तो कर्मचारियों का आना जाना बढ़ता रहता है, यानी कि कर्मचारी टिक कर रहते नहीं हैं, आते हैं चले जाते हैं, नए आते हैं फिर वे भी चले जाते हैं, टिक कर कोई रहता नहीं है। और अगर कर्मचारी टिक कर नहीं रहते हैं तो उत्पादन में वृद्धि नहीं होती। इसीलिए कर्मचारियों में कार्य संतोष आवश्यक है, क्योंकि कार्य संतोष के अभाव में कर्मचारियों की कार्यक्षमता घटती है और हताशा तथा निरर्थकता का अनुभव करते हैं। गिलफर्ड के मतानुसार कहें तो प्रेरणा यानी प्रवृत्ति को उद्दीप्त करने वाली और पोषक विशिष्ट आंतरिक परिस्थिति यानी प्रेरणा। यानी गिलफर्ड ये कहते हैं कि हम जो प्रवृत्ति करते हैं उस प्रवृत्ति को और प्रबल करे और उद्दीप्त करे, उसे पोषण दे, ऐसी जो आंतरिक प्रवृत्ति है उसे प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, शारीरिक और सामाजिक। दोस्तों, ये हम 11th में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 9 प्रेरणा और संवेग था, उसमें हम ये प्रेरणा के बारे में जान चुके हैं कि प्रेरणा प्रवृत्ति को उद्दीप्त करती है और प्रेरणा के दो प्रकार है, शारीरिक और मनोसामाजिक। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने मानव प्रेरणा को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में आज हम जानेंगे, जो इस प्रकार है। कार्य प्रेरणा के सिद्धांत। दोस्तों, कार्य प्रेरणा के 5 सिद्धांत है। आवश्यकता का सिद्धांत, ध्येय निर्धारण का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत और अपेक्षा आधारित सिद्धांत। 2 मार्क्स का यह सवाल पूछा जा सकता है कि कार्य प्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत है, कार्य प्रेरणा के सिद्धांतों के नाम बताइए। तो इन 5 सिद्धांतों के सिर्फ नाम लिखने हैं आपको। आइए अब इन 5 सिद्धांतों को क्रमशः विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आवश्यकता का सिद्धांत। दोस्तों, हम मनुष्यों की आवश्यकताओं में उम्र के हिसाब से परिवर्तन आता रहता है। उसी प्रकार हर संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों की भी कुछ आवश्यकताएं होती है। तो कर्मचारियों की आवश्यकताएं जितनी ज्यादा संतुष्ट होती है उतना ही वह ज्यादा प्रोत्साहित होकर कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। यानी कि कार्य को अच्छे तरीके से करने के लिए कर्मचारी की आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है। अगर कर्मचारी की आवश्यकताओं को समझकर सही समय पर उचित तरीके से उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए तो कर्मचारी के संतोष को बढ़ाया जा सकता है, और कर्मचारी का संतोष बढ़ता है तो उसे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उदाहरण के रूप में देखें तो किसी कर्मचारी का उत्साह बढ़ाने के लिए
उसको छुट्टी दी जाए या उसकी पदोन्नति की जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो कर्मचारी का उत्साह बढ़ता है और वह ज्यादा उत्साह के साथ काम में जुट जाता है। 1943 में अब्राहम मैस्लो द्वारा प्रेरणा की समझ के लिए आवश्यकता श्रेणी क्रम का सिद्धांत दिया गया, जिसमें मैस्लो ने मनुष्य की 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई है, जो नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं। शारीरिक आवश्यकताएं, सलामती की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, आत्मगौरव की आवश्यकता और सबसे ऊपर स्व आविष्कार की आवश्यकता। दोस्तों, मनुष्य सबसे पहले अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहता है और अगर उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है तो वह सलामती चाहता है। वह सलामत भी हो जाता है तो वह आत्मीयता चाहता है और आत्मीयता भी मिल जाती है तो आत्मगौरव चाहता है और आत्मगौरव मिल जाने पर वह स्व आविष्कार चाहता है। इस प्रकार मनुष्य की आवश्यकता श्रेणी क्रम का यह सिद्धांत मैस्लो ने दिया है। आवश्यकता का यह सिद्धांत बताता है कि कर्मचारी की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करते करते धीरे धीरे उसकी ऊपरी आवश्यकताओं के संतोष के लिए प्रयत्न किए जाए तो कर्मचारी में कार्य संतोष बढ़ाया जा सकता है और कर्मचारी में कार्य संतोष बढ़ता है तो उसे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। ये हुआ आवश्यकता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है ध्येय निर्धारण सिद्धांत। प्रिय छात्रों, मनुष्य बुद्धिमान सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का कोई भी व्यवहार कभी भी उद्देश्य विहीन नहीं होता, यानी कि उसके हर एक व्यवहार के पीछे कोई निश्चित हेतु होता ही है। मनुष्य ने जिस हेतु से प्रवृत्ति शुरू की होती है वह ध्येय अगर सिद्ध हो जाता है तो मनुष्य को आनंद और संतोष प्राप्त होता है। ध्येय सिद्ध होने पर मनुष्य को जो आनंद मिलता है वह दोबारा और बार बार वह आनंद प्राप्त करना चाहता है और इसीलिए उसके बाद व्यक्ति ज्यादा उच्च ध्येय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने तय किया हो कि 1 महीने में मैं ये 100 चीजों का उत्पादन करूंगा और अगर वह पूर्ण कर देता है तो उसे आनंद मिलता है। फिर वह अपने ध्येय को और ऊंचा करता है और सोचता है कि इस महीने तो मैं 200 चीजों का उत्पादन करूंगा। इस प्रकार वह अपने ध्येय को और ऊंचे करता जाता है और उसे पूर्ण करके, उसे सिद्ध करके उसे आनंद और संतोष प्राप्त होता है। और इस प्रकार विभिन्न ध्येय ही व्यक्ति को प्रेरणा देते रहते हैं और इस प्रकार उसकी कार्य करने की प्रेरणा बढ़ती जाती है। कार्य प्रेरणा का तीसरा सिद्धांत है प्रबलन का सिद्धांत। दोस्तों, इच्छनीय प्रवृत्ति को प्रबल करे और अनिच्छनीय प्रवृत्ति को निर्बल करे, उसे प्रबलन कहते हैं। सामान्य रूप से प्रवृत्ति के बाद मिलने वाला जो सकारात्मक प्रबलन होता है वह कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर नंबर 2 में पावलोव और स्किनर के शिक्षा सिद्धांत में हम ये देख चुके हैं। यहाँ अभी सिर्फ स्किनर के प्रयोग की बात करें तो चूहे को अन्न गुटिका मिलती है तो उसकी हत्था दबाने की जो प्रवृत्ति है वह प्रबल होती है। उसी प्रकार संगठन में किसी भी कर्मचारी को अगर वह संगठन के लिए फायदेमंद प्रवृत्ति करता है तब उसे प्रबलन दिया जाए तो ऐसी प्रवृत्तियां करने की उसकी इच्छा प्रबल होती है। उदाहरण स्वरूप हम समझें तो मान लीजिए कोई कर्मचारी अगर छुट्टी नहीं लेता तो उसकी जमा छुट्टियों के नकद पैसे अगर उसे दिए जाए तो उसकी छुट्टी न लेने की जो प्रवृत्ति है वह और प्रबल होती है, क्योंकि यह नकद पैसे जो उसे मिलते हैं वह प्रबलन का काम करते हैं और कर्मचारी छुट्टी न लेने के लिए प्रेरित होता है। इस प्रकार उसकी यह प्रवृत्ति प्रबल होती है। यह जो प्रबलन है वह आर्थिक बदले के रूप में भी हो सकता है और सम्मान, स्वीकृति, शाबाशी या पदोन्नति के स्वरूप में भी दे सकते हैं। तो प्रबलन भी कर्मचारी को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं चौथे सिद्धांत की।
समानता का सिद्धांत। दोस्तों, मनुष्य समानता के सिद्धांत का स्वीकार करता है। वह कभी भी अन्याय सहन नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा चाहता है कि जो लोग समान काम करते हैं उनको समान वेतन मिलना चाहिए। यदि समान काम करने वाले लोगों के बीच में भेदभाव रखा जाए तो कार्य प्रेरणा कम होती है। उदाहरण के रूप में देखें तो किसी संगठन में ज्यादा उत्पादन करने वाले और कम उत्पादन करने वाले कर्मचारी को समान वेतन दिया जाए तो ये अन्याय कहा जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति ने ज्यादा उत्पादन किया है और दूसरे व्यक्ति ने कम, और फिर भी दोनों को एक समान वेतन दिया जाता है, जिससे समानता नहीं रहती और ज्यादा उत्पादन करने वाला जो व्यक्ति होता है उस पर इसका नकारात्मक असर होता है। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी संगठन में 5 कर्मचारी काम करते हैं और हर साल उनका 10% वेतन बढ़ाया जाता है, और एक साल ऐसा किया जाए कि 5 लोगों में से 3 लोगों का 15% वेतन बढ़ाया जाए और 2 लोगों का 5% वेतन बढ़ाया जाए। तो 2 लोग जिनको 5% ही वेतन बढ़ेगा, उन लोगों पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। यानी किसी भी संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों में समानता रखी जाती है तो कार्य प्रेरणा बढ़ती है। कार्य प्रेरणा का 5वां और अंतिम सिद्धांत है अपेक्षा आधारित सिद्धांत। प्रिय छात्रों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने तो कहा है कि कर्म करो, फल की अपेक्षा न रखो। किंतु प्रत्येक व्यक्ति जो कोई भी प्रवृत्ति करता है उसके परिणाम स्वरूप कोई न कोई अपेक्षा जरूर रखता है। कोई भी व्यक्ति छोटे से छोटा कोई भी कार्य करता है तो उसमें उसकी कोई न कोई अपेक्षा रहती ही है। जब व्यवहार या प्रवृत्ति पूर्ण हो तब व्यवहार के सामने जो अपेक्षा रखी थी वह पूरी हो तो कार्य का संतोष प्राप्त होता है और व्यक्ति को वह कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उदाहरण स्वरूप देखें तो किसी कर्मचारी के उत्पादन की अगर प्रशंसा की जाए, उसकी तारीफ की जाए, ऐसी तो हर कर्मचारी अपेक्षा रखता है। अगर उसकी यह अपेक्षा पूर्ण होती है तो उसे कार्य प्रेरणा मिलती है। जैसे कि किसी कर्मचारी को छुट्टी के दिन काम पर बुलाया जाता है तो वह मना तो नहीं करता, आ जाता है, किंतु उस कर्मचारी को दोबारा बुलाए तो आने में थोड़ी झिझक रखता है। लेकिन काम पूर्ण होने के बाद शाम को घर लौटते वक्त उसे अगर आज के दिन का वेतन कैश दे दिया जाए तो दोबारा जब भी उसे काम के लिए बुलाएंगे छुट्टी के दिन तो वह दौड़ा दौड़ा आएगा, क्योंकि छुट्टी के दिन वह काम पर आता है तो वह कुछ अपेक्षा रखता है और उसकी वह अपेक्षा पूर्ण की जाती है तो वह खुशी खुशी आने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये हुई कार्य प्रेरणा के सिद्धांतों की बात। मैं आशा करता हूं कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।